ठीक है। अब उसने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नीफाइंग ग्लास, जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को इनसाइड फोकस रखा हुआ है विदाउट एनी फर्दर instruction given by the examiner whenever it's a magnifying glass object is placed within the focus length। ठीक है, फोकस पॉइंट या जो भी है। बाकी हम लोगों ने, उसने यहाँ पे आपको केस सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास ये है। अब चूंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इमेज क्या होगा, enlarged, अपराइट एंड वर्चुअल, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होती है। अगर ये रियल इमेज होता तो रियल इमेज के लिए हम लोग हमेशा कौन सा जाते हैं, रियल के लिए हमारे पास ऑप्शन किसकी चीज होती है, रियल इन्वर्टेड होता है। अच्छा, डिमिनिश, डिमिनिश। एनलार्ज और सेम साइज, इनमें से कोई ऑप्शन भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब हमने इसमें क्या पढ़ा हुआ है, इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इन केस कोई ऐसी इंडिकेशन है कि ऑब्जेक्ट फर्दर अपार्ट फ्रॉम द लेंस पड़ा हुआ है तो हमेशा डिमिनिश्ड होगा। इफ इट्स क्लोजर टू द फोकस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से फोकस पॉइंट शो किया होता है और ऑब्जेक्ट क्लोजर टू फोकस पॉइंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि इमेज enlarged होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्या है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या होती है कि हम लोग रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने कल भी आपको डिस्कस करवाई थी कि whenever we discuss समथिंग लाइक दिस, खुद ही कॉमन सेंस अप्लाई करो। व्हेन वी सी सन, मून, स्टार्स एंड एवरीथिंग, वी सी देम एज अ स्मॉल, बिकॉज वो दे आर वेरी मच, हमारी आईज के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स। इन आवर आईज हमारे कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, क्योंकि रियल इमेजेस फॉलो होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि रियल इमेज की हम लोगों ने बात की कि वो तो रियल इमेज तो हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड होता है। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंसेज लगे हुए होते हैं, तो उनकी वजह से वो रेज जो हैं उनको अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है। अच्छा, एनी हाउ, अगर हम इतनी टिपिटी डिटेल्स में चले गए तो हमारे पेपर्स को भी फुल डिस्कशन नहीं होनी। पहली रे हमेशा क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes थ्रू द फोकस पॉइंट। अब वी डोंट, फोकस पॉइंट चूंकि अब यहाँ पे नहीं बना हुआ, अब खुद ही देखो उसने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बता दिया, एक बॉक्स है, तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और 5 सेंटीमीटर ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे आके फोकस बन रहा है। हमें कैसे पता, क्योंकि उसने स्टार्ट में बताया हुआ था कि फोकस पॉइंट 5 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर है। तो ये रे कहाँ से पास आउट होनी चाहिए थी हमारे पास, फोकस। फोकस पॉइंट, क्योंकि पहली रे हमेशा कहाँ से पास आउट होती है, फोकस पॉइंट में से। सेकेंड रे कहाँ से पास आउट होती है, इट गोज फ्रॉम सेंटर और अनडिफ्लेक्टेड जाती है। ठीक है, अब उसने कहा भी सिर्फ इतना ही था कि मार्क बोथ प्रिंसिपल फोकस एंड लेबल ईच ऑफ देम एज एफ, तो एक एफ यहाँ पे आ जाएगा, एक एफ हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रेज हैं दे शुड मीट, बट चूंकि वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस लगाई हुई है इस वजह से वो हो रहा है, क्योंकि उसने हमें फोकस पॉइंट बता दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, और अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट क्लियरली 5 सेंटीमीटर से बाहर पड़ा हुआ है, तो इमेज ने रियल बनना, तो रेज ने यहाँ पे आके एक्चुअली मीट होना है। ओके, ओ रुको एक सेकेंड, उसने इमेज बताया हुआ है, ये इमेज बताया हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखो उसने इमेज लिखा हुआ है, तो हम तमीज से क्या काम करेंगे, हम करेंगे ये, इसको सीधा लेके जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये तो आ गया, विच मीन्स कि हम लोगों को अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट चूंकि ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, तो वो कहीं ना कहीं आके जरूर मीट कर रहा होगा, तो वो इमेज हमारे पास सामने बन जाएगा। फिगर 5.1 फुल स्केल डायग्राम ऑफ द लेंस एंड द इमेज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट जो इमेज बनना है वो ऐसे उल्टा बनना है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इमेज उसने, ऑब्जेक्ट इमेज इस तरीके से दिया हुआ, फिर उसने क्या सर लेकिन ये तो डिटरमाइन दिस। मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है। क्या, 5 सेंटीमीटर से बाहर ही पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये देखो। अब लेंस से वहां तक 5 सेंटीमीटर लेके जाए, पता नहीं या तो इमेज में कोई प्रॉब्लम है या क्या है। सर क्योंकि अगर इमेज 5, तो फिर अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है फिर तो फोकस के अंदर होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। अब मैं ये ही तो देख रहा हूँ, हाँ सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लास तो हम कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी रख देंगे, फिर यही हो सकता है कि विल पुट इट एट एनी पॉइंट।
इनसाइड द वो 5 सेंटीमीटर कहाँ बनना था यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे बनना। लेट से हम जेड को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास एक तो रे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चली जानी है, और यहाँ से फोकस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो ये रे हमारे पास ऐसे स्ट्रेट जानी है, यहाँ से ऐसे, ऐसे इसको बेंड करना है उस तरफ, और इसको हम किसी तरफ ऐसे लेके जाएंगे। जी। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको, हमने एक फालतू से क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया जबकि हमें पता था हमने कैसे करना। बस ये ध्यान में नहीं रहा कि उसने बताया हुआ है इसको बिल्कुल सीधा ऐसे ले जाओ और यहाँ से इसको ऐसे ले जाना, शॉर्ट ट्रिक किया होता। डिस्टेंस उसने बोला ऑब्जेक्ट का कितना है लेंस में से डिटरमाइन, हम यहाँ से देख लेंगे हमने कितने डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 एंड 3 3 सेंटीमीटर पे मैंने रखा है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दूंगा। उससे कहा है कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑडिबल फ्रॉम द ह्यूमन। वेवलेंथ हमने लेनी है, स्पीड उसने दी हुई है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हम लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो हमने लेमडा फाइंड आउट करना था, हम लोग एक दफ़ा v ओवर एफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक दफ़ा 340 ओवर 220 लगा देंगे, और एक दफ़ा 340 ओवर 20,000 पुट कर देंगे। फिर उसने क्या, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडल नेचर डिफरेंस करे। लॉन्गिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है? पैरेलल मोशन होता है। ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडल में हमारे पास क्या होती है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस होती हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है? टेस्ट। थ्रस्ट एंड ट्रफ होता है हमारे पास। ठीक है, जो कंप्रेशन होते हैं ऐसे लॉन्गर पार्ट्स होती हैं, और ये रेयरफेक्शंस होती हैं। थ्रस्ट और ट्रफ मेरे पास, ये थ्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है। फिर उसने बोला ये है काफी है कि 3 नंबर के लिए। हाँ, पैरेलल और परपेंडिकुलर का पॉइंट आ गया, क्रस्ट ऑफ कंप्रेशन रिफ्लेक्शंस आ गई हमारे पास दोनों तरफ से। बस ये ओके। लॉन्गिट्यूडल की एग्जांपल साउंड दे देना, और ट्रांसवर्स की एग्जांपल लाइट दे देना। ओके। आई डोंट थिंक एनीथिंग मोर वुड बी नीडेड। अच्छा जी, अब है कि एक यंग मैन एट द साइड ऑफ द बिल्डिंग हियर्स द ड्रम बट नॉट द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रॉम द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। हम लोगों ने बात की हुई है कि डायफ्रेक्शन जो है इट्स मैक्सिमम व्हेन वेवलेंथ इज बिगर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉलर होगी, तो वो डायफ्रेक्ट, नो डायफ्रेक्शन। और जब नो डायफ्रेक्शन होगी तो हमें साउंड भी सुनाई नहीं देगी। अब मैं डिटेल्ड आंसर्स बच्चों आप लोगों को नहीं बता रहा, सिर्फ पॉइंटर्स दे रहा हूँ क्योंकि वी नीड टू डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस। तो लेट्स फोकस ऑन द सेक्शन। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेवलेंथ बिगर है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेवलेंथ स्मॉलर है। डायफ्रेक्शन के पैटर्न में हम लोग ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हुए हैं कि डायफ्रेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन वेवलेंथ इज बिगर, और डायफ्रेक्ट भी साउंड तभी होती है हमारे पास। ठीक है, इट्स नॉट हैपनिंग, इट मींस कि हमारे पास ये वाली चीज आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसने आयरन कोर का एग्जांपल है, लेट्स फॉरगेट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये बैरियर है हमारे पास, ड्रॉ थ्री क्रस्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव्स हम लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? चाहो तो सारी इस तरह से इस तरफ बना दो, या आप ऐसे करके भी बना सकते हो, और करोगे क्योंकि उन्होंने उस तरफ से आ रही। ठीक है, चॉइस इज योर्स। हाँ, एक और ओके। एडिशनल पॉइंट उन्हें दे देना कि यहाँ से इसको फर्दर वे करके आपके पास ये रिफ्लेक्टेड वेव का पोर्शन, तो ये इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो आप चाहो तो बिल्कुल सेपरेट भी बना के उन्हें दे सकते हो, क्योंकि देखो ना इसका पैटर्न वही बन रहा है। आप इसको साइड से बना दो तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बस आप डायरेक्शन ऑफ वेव्स को शो कर देना कि वो उस तरफ जा रही है, और हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है वेव्स के अंदर
कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, सॉरी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स टू ईच अदर होती है हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे ओके। पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। उससे हमें वेवलेंथ और स्पीड दी हुई है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे। एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। v उसने हमें दी हुई है 1.2 और वेवलेंथ दी हुई है 36, तो 36 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 to the power - 2 कर देंगे सेंटीमीटर। ठीक हो गया। Reflected and echo is the name of the for a reflected है, क्या पूछ रहे हैं। ऊपर भी कुछ होगा? नहीं यही है। इंसिडेंट वेव भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव की रिफ्लेक्शन ही होती है, और क्या होती है हमारे पास। पर अगर इंसिडेंट होता तो फिर तो इंसिडेंट रे होता। नहीं, वेव फ्रंट्स भी तो है ना हमारे पास, तो हम इंसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं, साउंड या अल्ट्रासाउंड या साउंड वेव कह सकते हैं हम लोग। echo is the name of for a reflected फिर sound कौन सा wave। क्वेश्चन है? ये वाला, the wave that form an echo are क्वेश्चन a नंबर। type of longitudinal wave. Longitudinal waves are made up of compression and rarefish। नेक्स्ट उसने हमें वेव बनाने को बोला हुआ है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि जब इस तरीके का 45 डिग्रीज का एंगल होता है तो 45 पे बेंडिंग होती है, और 45 की बेंडिंग हर तरफ रहती है। 45, 45। और कभी भूल जाए ना कि हमने प्रिज्म किस तरीके से ड्रॉ करना है, ऑलवेज रिमेम्बर प्रिज्म ने हमेशा कंप्लीट होना है स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में। ठीक है। तो जिस भी शेप में इसने बनाई है दोनों प्रिज्म्स कंबाइन होकर स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए, ये चीट नोट होता है आपका। ठीक है सर, फॉर फिर से एग्जाम्पल बताओ तो अगर मुझे। इसने अगर इसने ये वाला प्रिज्म ऊपर बनाया होता तो नीचे वाला प्रिज्म हमें कैसे पता चलना था, यूं, क्योंकि उसने ये बनाया हुआ था। अब इसका बॉक्स कंप्लीट करने के लिए हम कैसे बनाएंगे दूसरा प्रिज्म, ऐसे। तो चीट नोट ये होता है कि जब भी आपने दो प्रिज्म्स को कंप्लीट करना हो उस तरीके से होता है, और हमेशा जो ये वाली साइड होती है, दिस साइड, इस साइड पे जब फॉल करता है तो एंगल हमेशा हमारे पास क्या रहता है, 45 डिग्रीज का, बिकॉज ये सब 45 डिग्रीज के होते हैं अनटिल अनलेस सेट सो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफा ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ी सी और बातें भी आ रही थी, तो मैंने स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन किया कि यार अपनी मैथ्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल प्रिज्म ये उन्होंने बना के दिया हुआ। ये एंगल उन्होंने अगर 30 बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना होगा 60, ये क्या होगा 90। अब लाइट रे यहाँ पे आके फॉल कर रही है। अब आपने यहाँ पे 90 का एंगल बनाया है। अब अगर ये 30 आपको अगेन, ये अगर 90 का बन रहा है तो ये 60 का बनेगा, और इस तरीके से आपको अपने एंगल्स पूरे करने हैं। सिंपल मैथ के रूल्स लगा लेना, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये दोनों एंगल्स 45 के थे, तो ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, क्योंकि ये और ये ऐड होके 90 बनाना था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 60 का बनता है तो ये वाला कितने का बनेगा 30 का, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनने हैं 90 बनने हैं। तो अगर कोई और एंगल भी यहाँ पे वो मेंशन आउट कर देता है तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ आप उसको अप्लाई कर दोगे। क्लियर है हम लोग यहाँ तक। जी। फिर उसने क्या, जी शो द सर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, क्रिटिकल एंगल इज 140 में। उससे क्रिटिकल एंगल हमें दिया हुआ है, हमें एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर 1 ओवर। साइन सी। साइन सी उसने हमें 45 बताया हुआ था, तो 1 ओवर साइन 45 हो जाएगा। 1 ओवर साइन 45 आई गेस 1/2 होता है। पुट करेंगे और एंगल निकाल लेंगे, जो भी आंसर निकलेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, मैग्नेट का है। भाई किसी को क्वेश्चन है तो खुद से पूछ ले, बाद में मुझे ना बोले कि जी आपने जल्दी से बाईपास कर दिया था। अब उससे डायरेक्शन ऑफ वेव्स ये इस तरीके से दिए हैं, अभी अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, देखो हमने इस तरह एग्जैक्टली वेव बनाई थी ना। लेट मी शो यू द प्रीवियस वेव। जी।
ये उसी का ही वो ही है। कहीं और ओपन हो गई है। जल्दी कुछ करना चाहो ना। फिर मतलब इसमें इंसिडेंट राइट्स आएंगी? ये देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट आ रहा है, उसने यहाँ पे दूसरी वाली वेव बना दी है, रिफ्लेक्टेड बना दी है। ठीक है। ये आ रही है और वो जा रही है। अब हमने इंसिडेंट बनाने हैं उसके। अब ये देखो ना, इसको अगर तुम ट्रेस बैक करो यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव यहाँ से आएगी। ठीक है। और उसके हिसाब से आपके वेव फ्रंट्स कैसे बनने हैं, परपेंडिकुलर टू दिस वन। ये रिफ्लेक्टेड वेव है हमारे पास। तो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दो। फिर ये तो समझ आ गया कि इंसिडेंट कैसे मिलेंगे, लेकिन वेव फ्रंट इसके बाद कैसे बनाना है? वही उसकी दूसरी साइड, जिस तरह वो अभी दिखाया नहीं है मैंने आपको वेव। 2-3 लाइनें बना दे। ठीक है। अब इसका उसमें, क्योंकि ये हाँ। रिफ्लेक्टेड वेव इस तरीके से जा रही है तो इस तरीके से आपने बना। फिर उसने बोला हुआ है कि साउंड इज ऑडिबल टू हेल्दी ह्यूमन ईयर्स। अगर हेल्दी ह्यूमन ईयर्स हैं तो हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी किसके 1000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक का फंक्शनैलिटी काम करती है। वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, द वेव could travel in aluminum, mega kilohertz, and wave is longitudinal in nature. These properties हमारे पास आएंगी। And if you guys could give me just 1 second, I just want you to show the neat diagram of that. I will बल्कि eventually send you the neat diagram as well इनकी ना, क्योंकि since we have to complete so many questions in a shorter period of time, so I am thinking not to bring out my artist. अगर वो आ भी गया तो वो बहुत ही बुरा होगा। बेहतर है मैं आपको नीट डायग्राम्स बना के इनकी वापस भेज दूंगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो कहाँ, हाँ ये रहा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है पेस्ट की। अच्छा खैर चलो। अगला क्या है, सेट अ टिपिकल वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर। वाटर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अप टू कब तक कहा था, 340 तो हमारे पास, 330 to 340 तो किस में होती है हमारे पास, एयर में होती है। सॉलिड्स में जाते हैं तो हम 1500, सॉरी 3000 तक की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर हम लोग 1000 to 1500 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। चाहो तो रेंज लिख देना, 1000 to 1500 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वो होगी। अब फिर उससे ऊपर यहाँ वाले पे क्वेश्चन में अपने फोर स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। किसमें फोर बोलेंगे, टेक फोर स्टेटमेंट। अच्छा ये आ गया, 1 kHz, 1 MHz कितना होगा, और 1 2 3 4 5, नहीं, 1 किलो सर फोर हर्ट्स तो फॉल्स स्टेट इन ऑर्डिनल फॉल्स है। है। ऑल द दैट आर फॉल्स, सॉरी फॉल्स। फॉल्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफर्स आ जाएगी, ये आ जाएगी, वैक्यूम आ जाएगी, और और क्या आ सकता है इसके अंदर। 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्स। 1 Hz, क्या आ जाएगी, 1 2 3 and 4, 4 आ गया हमारे पास। उसके बाद उसने बोला है कि कैलकुलेट दी एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसने हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन आई ओवर साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने 2.42 दिया हुआ है। इंसिडेंट एंगल यहाँ पे उसने 40 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 50। जी। 50 बना ना। तो जी। ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 50 ओवर 2.42। इसका देख लेना क्या आंसर आ रहा है। बट मेक श्योर, अगर कोई आंसर 50 से बड़ा आ रहा हो इसका मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हो। और रिफ्लेक्टेड वेव हमेशा स्मॉल, रिफ्रैक्टेड वेव हमेशा स्मॉल होगी।
टोटल टनल रिफ्लेक्शन की बात बात उसने की हुई है। जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो हमारे पास क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि व्हेन रे रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, और हम ये भी लिख सकते हैं इट स्टेज इन द सेम मीडियम। द एंगल वाई इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, तो ये एंगल वाई क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड से बड़ा है, तो यहाँ आई गेस हमने ये अभी भी रिसेंटली भी ये क्वेश्चन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी हमें। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अच्छा वो ना इमेज हो गया है, मैं तुम लोगों को एक सेकंड दिखा भी दूं। वो ऐसे दिख जैसे मैंने आपको बना के दिया था ना, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे बननी है। क्योंकि ये देखो, मैंने वो उन्होंने भी इस तरीके से किया हुआ है कि अगर सॉरी एनोटेशन में यहाँ पे ऑन कर पाऊँ, ये देखो ये रे आ गई, ठीक है। वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड उसने वैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ही वाजंट सपोज टू मेक इट लाइक दिस, बट आपको ये गेट गेट एन आइडिया कि उसको इस तरीके से वेव्स बनाना है। ये देखो यहाँ पे भी बनी हुई है। वो जो इंसिडेंट वाली हमने बनाई थी, दोनों डायग्राम्स, उसकी वेव्स हमने ऐसे बनाई थी ना, और इसकी हमने ऐसे बनाई थी। जी तो जस्ट टू सी दैट, ठीक है, दोनों इमेजेस यहाँ पे आ गए। अब पता नहीं इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे बना, ये रिफ्लेक्टेड में ऐसे जा रही है, और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ऐसे आ रहा है। ये वाली देखो, अब ये वेव्स मैंने तुम लोगों को बोला था ना अलहदा करके भी बना सकते हो। अब साइड पे भी बना सकते हो, लेकिन अगर तुम इनको यहाँ पे घसीट के ले आओ तो ये इस तरह ही बनेंगी इनके ऊपर। ओके हो गया। अब नी डायग्राम्स भी हो गई हैं इसके अंदर। लेट्स गो बैक टू द सेक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास ये हम ऑलरेडी कर रहे थे। इसका हमने देख लिया था कि एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट चेंजेस, क्यों हो रही है डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट चेंजेस। पीएच चेंजेस। हाँ, क्योंकि हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होता है डीप से शैलो में जब जाते हैं तो वो टुवर्ड्स मूव करता है, और अगर शैलो टू डीप जाते हैं तो अवे मूव करता है। तो हमने ये दो रीजन को दे दिए, ठीक है। फिर 3 मार्क्स हैं, तो हम लोगों ने उसी को देखते हुए इसको आंसर करना है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, और पॉइंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस यही है कि बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल की बात कर सकते हैं, टुवर्ड्स अ मीडियम, और जो है स्पीड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड मीडियम। डिक्रीज होती उसमें है। ये डिस्कस कर सकते हैं कि चूंकि स्पीड डिक्रीज करती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी सिंस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर, हाँ फ्रीक्वेंसी वाली बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ठीक है। आगे से बोला है कि उसने स्पीड हमें दी हुई है, यूज इट टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। अब हैं कौन सी ये वेव्स, समय वेवलेंथ दी हुई है 2.6 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हमारे फाइव पास क्या पॉइंट होता है, टू होगी ना? क्या, वेवलेंथ 5.2 होगी। क्रस्ट टू क्रस्ट हमारे पास कितना डिस्टेंस बन रहा है, फाइव टू पॉइंट पॉइंट टू सिक्स है। 2.6 प्लस 2.6 कितना होता है, 5.2 ही होता है। 5.2 जी। बस ठीक है, वही बनेगा। हमने उस टाइम पे भी यही बात की थी, क्रस्ट टू क्रस्ट ही बनना। तो कंजेक्टिव क्रस्ट का डिस्टेंस होता है ना, तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा होता है। तो वी की वैल्यू 0.39 है, लेमडा 5.2 इंटू 10⁻⁻²सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5.2 आ जाएगा हमारे पास। उसने क्या डिटरमाइन द स्पीड इन द राइट हैंड, राइट हैंड में उसने मेरे को डाटा दिया है। नहीं, उसने हमें डाटा नहीं दिया हुआ। बट इफ फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी है हमारे पास, तो हमें स्पीड चाहिए। वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज करेगी, और कोई हमारे पास डाटा है, फॉर्मूला साइन आई और साइन आर लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने हमें वो दिया हुआ है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का उसने एंगल हमें दिया हुआ है, 45 और 30 दिया हुआ है।
33, फिर इसका सॉरी। नॉर्मल कैसे बनाएगा? उसने बस हमें एंगल दिया, वो डोंट हैव टू गेट इट दैट डिटेल ऑफ दैट कि कैसे नॉर्मल है। उसने एंगल उसने हमें दिया, बस ऑफिस के साथ उसका 90 बन रहा है। ये वैसे सर्फेस के साथ 90 ही बन रहा है उसका। अगर हम नॉर्मल इसका ड्रॉ करें तो भी तो ऐसे ही बनेगा ना। तो हम 45 और 33 को पुट करेंगे और वहां से निकाल लेंगे। या अगर आपको नॉर्मल बनाना है, अगर उसने ये 33 दिया हुआ है तो ये कितना बनेगा, 57। और दूसरा तो 45 ही रहेगा, क्योंकि 45 45 बराबर ही होता है दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है। जी। तो हमारे पास चूंकि स्पीड गिवन है एक साइड की, हमें दूसरी साइड की स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ पे वो साइन आई ओवर साइन आर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन आई ओवर साइन आर का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एन इज इक्वल टू सी ओवर वी के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास सी तो कांस्टेंट ही रहेगा, वी की जगह पे हमारे पास वो जो हमारे पास अननोन स्पीड है तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगी, लेट्स से v2 is equals to v1 into sin r over sin r। v1 हमारे पास कितनी है, 0.39। v2 ओवर v1 का रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि सी सी से कैंसिल आउट होगा, वो दोनों में कॉमन रहेगा। साइन आर ओवर साइन आर, साइन आर की वैल्यू कितनी बन रही है, 57 ना। साइन। हाँ, 57 और 45। ये 33 तो सरफेस के साथ था ना, तो नॉर्मल के साथ उसका 57 ही बनेगा ना। जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.39, सॉरी मल्टीप्लाई बाय साइन 57 ओवर साइन 45। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी। ओके। जी। डू यू अंडरस्टैंड कि हमने किस लॉजिक पे इन फॉर्मूलाज को यूज किया है? जी। जी सर। एवरीवन, फिर हमारे पास टी। बहुत सारे वेज आते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे हम लोग। ठीक है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था, एन इज इक्वल्स टू सी ओवर वी की रेशियो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हो। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। मैं इसको लिख देता हूँ, v2 इज इक्वल्स टू v1 इनटू साइन आर। और बेसिकली जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है, ये फॉर्मूला हमने इस वाले सेक्शन से निकाल के। ठीक है। कॉस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। इसके अलावा इसमें क्या है, ये आ गया वो मैग्नेट वाला आ गया। 4 2 में चले जाते हैं। अब उसने बोला ड्रॉ द लाइन टू एम्पलीट्यूड को शो करना है हमें और वेवलेंथ को शो करना है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या बनेगा, हाफ, और वेवलेंथ हमारे पास यहाँ से क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये पूरा लेंथ कभी भी नहीं लेना, हाफ ऑफ दैट वो लेना है। लेबल अ ट्रफ विद द लेटर टी। तो ट्रफ हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये मेरे पास क्या बन रहा है, क्रस्ट। खैर उसने पूछा नहीं है। अ पर्सन वाइब्रेट्स ऑन अनदर स्ट्रिंग टू ही मेक्स 15 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 60 सेकंड्स। तो हमें पता है एन, सॉरी, जो रिकॉर्ड, ओ अभी बनाया होगा, तुम नया भी बोल रहा तुम। तो सर कब का बना दिया था? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर हम लोग जाएं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स गिवन हो तो मैंने आपको बताया था एन ओवर एफ का भी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो। सिंस यहाँ हमें से पहले टाइम पीरियड निकालना है तो हम यहाँ पे उसको एन एन ओवर 60 करके हमारे पास यहाँ पे जो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऐसे लगा लोगे आप। इतना गंदा मचा रहा है मैंने। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एन ओवर टी। एन उस समय 15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60। इसका जो भी आंसर आएगा वहां से हमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हमने क्या निकालनी है, स्पीड। तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला। यहाँ से एफ हमारे पास आ जाएगा और लेमडा उसने हमें दिया, हाय हाय,
नहीं सर। लंबा से देना चाहिए हमें। A person vibrates under the string vertically to 15 seconds show that the speed is 2 centimeters per second। उसने स्पीड हमें कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, वो तो हमारे पास आ गया। एंड इट मस्ट हैव गिवन अस समवेयर। नहीं, मैं तो मिस नहीं कर रहा। फिर डायग्राम में जाए। नहीं, डायग्राम में भी नहीं है। ये टाइम है, ये नंबर ऑफ वो है, वो भी नहीं है। कहीं उसने ये तो नहीं बोला हुआ कि ये अप टू स्केल है, फुल साइज डायग्राम, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना, डिस्टेंस जो भी बन रहा होगा। ठीक है। ओके। वन क्रस्ट टू क्रस्ट उसने फुल साइज डायग्राम बताया गया, अदरवाइज यहाँ पे लिख दें नॉट टू स्केल। ट्रांसफर्स और सर यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल लोग दोनों। ये हम्म। टी इज इक्वल्स टू 1/f वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता? बच्चा, वन ओवर एफ तभी यूज करते हैं ना जब सिंगल वेव होती है, यहाँ पे सिर्फ तीन बीम है, तो एन ओवर एफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके। मैंने आपको बताया था वन ओवर एफ या वन ओवर टी तभी यूज करना जब उसने सिंगल वेव दिया। जब उसने मल्टीपल वेव्स हमें शो किया तो हमने उसको एन ओवर एफ, एन की जगह पे उसकी बस वैल्यू पुट कर देनी है जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर इसमें उसने टोटल इंटरनल उसने लिखा नियर द प्रोसेस दैट अकर्स इन पी एन क्यू, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर देयर इज नो रिफ्लेक्शन, फॉर देयर टू बी नो रिफ्लेक्शन इन पी। उसने चूंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो हम कौन सा मोरल फॉर्मूला यूज करेंगे, वन टी ओवर 1 साइन ओवर। सी का। रीअरेंज करेंगे इसको, एंगल निकाल लेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन वन यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी, हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस की, हम एंडोस्कोपी के थ्रू हम लोग करें। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली तो खुद तो मेडिकली तो कोई यूज नहीं हो रही थी, वो लाइट के लिए ही यूज होती है। तो लाइट जिस तरीके से अनरीचेबल एरियाज के अंदर हम लोगों ने पहुंचानी होती है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। फिर है द रे ऑफ लाइट शोज इन मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट, यूज वन ऑफ द क्वालिटीज इन योर आंसर। तो हम लोग कह देंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी हम लोग का वर्ड यूज कर लेंगे बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास। सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी इस तरह का वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है। फिर आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आ गया, इसको छोड़ देते हैं। लेट्स मूव टू कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन का हम लोग को पता है। कंप्रेस पार्ट ऑफ द वेव जो है स्प्रेड आउट, स्प्रेड पार्ट ऑफ द हाई डेंसिटी हाई एनर्जी जो है वो कंप्रेशंस होते हैं, लो डेंसिटी लो एनर्जी कंप्रेशंस होते हैं, सॉरी रेयर फ्रिक्शंस होते हैं। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी हुई है, स्पीड दिया हुआ, वेवलेंथ निकालना था, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ हो जाएगा। वी उसने हमें 340 दिया हुआ है, ये 4.4 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, डोंट फॉरगेट यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 to the power of 3 पुट कर देनी है आपने। And presumably the frequency of the sound emitted by the instrument is changed to 5.1 kilohertz and the amplitude of sound is increased without calculation। Say what happens to the वो वेवलेंथ है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी हुई है। एम्पलीट्यूड जो है, स्पीड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास, हम लोगों ने इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़ी हुई कि v इज इक्वल। हाँ, अगर हम लोग एफ लेमडा की बात करें तो अगर एफ इंक्रीज करा है तो v इज इक्वल टू वो हम उस टर्म्स में बात कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं कि स्पीड जो है वो हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि मीडियम ऑफ ट्रेवल उसके अंदर वही है। तो साउंड को हम सेम रखेंगे, वेवलेंथ हम डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। कल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस वजह से बस हम इनका इनवर्स रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। फिर है इंफ्रारेड रेडिएशन, हम लोग हीटिंग के लिए यूज करते हैं, सेंसिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होते हैं, रिमोट थर्मल रिमोट इमेजिंग कैमराज में यूज होते हैं। वो रिमोट सेंसिंग सिस्टम आ गया ना उसके अंदर। नेक्स्ट में हमारे पास उसने बोला है थ्री प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में एक्सरेज की हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हमें शील्डिंग रखनी होती है उसके अंदर, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना होता। ओनली द पेशेंट शुड बी एक्सपोज टू इट एंड पेशेंट का भी सिर्फ दैट पार्ट शुड बी एक्सपोज टू द एक्सरेज जिसको आपने वो करना होता है, बिला वजह हमने उसको एक्सपोज नहीं करना होता एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लस ये कि जो एक्सरेज हैं दे शुड बी फोकस फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सपोजर उसके साथ हमें नहीं देना होता। लिमिटेड डोज होनी चाहिए एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम्स जो हैं वो लिमिटेड रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द
एक्सरे दैट वी नीड रिक्वायर, तो ये सब पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। फिर माइक्रोवेव एंड एक्सरेज दोनों हमारे पास क्या है, ट्रांसफर्स है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम, विच इज 3 × 10⁸ कॉज हमने कहा है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं तो वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो होगी वेवलेंथ होगी उसको हम लोग कर देंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अब मुझे ये नहीं पता कि ये साइन यूज करना चाहिए ये साइन यूज करना चाहिए, बस ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आपके पास होनी चाहिए। ओके। जी। अच्छा, पहला सवाल है, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ईच कंप्रेशन लेवल बोथ पॉइंट सी कंप्रेशन हमारे पास ये, अब देखो ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसने डायरेक्शन ऑफ वेव हमें दे दिया है, उसने कहा कंप्रेशन हमें मेंशन आउट करना है, तो कंप्रेशन हमारे पास ये एक बन रहा है, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, और से कहा है 2 पॉइंट्स ईच एट द सेंटर ऑफ अ डिफरेंट कंप्रेशन लेवल बोथ पॉइंट सी, हमें 1 मार्क्स मिल गया। उस हमें स्पीड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें वेवलेंथ चाहिए, बट डू वी हैव एनी वेवलेंथ? नो, वी डोंट हैव एनी वेवलेंथ येट अगेन, आई थिंक सर ये सो। फुल स्केल डायग्राम है। हम्म। स्केल डायग्राम है। हाँ, मैं वही बोलने लगा था, तो फिर ऑब्वियसली हम लोगों के पास जो भी वेवलेंथ निकलेगा, वन कंप्रेशन टू नेक्स्ट कंप्रेशन। अब ये याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, बहुत बड़ी डायग्राम हो गई, कि अगर ये कंप्रेशन है तो अगला ये पॉइंट यहाँ पे जाके आपने एंड करना है, ये आपने वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है। ये स्केल से निकाल के स्पीड उसने दी हुई है, एफ लैम्डा का फॉर्मूला आपने यहाँ पे करना है। सर इस तरह का क्वेश्चन वो कभी भी नहीं डालेंगे, इतना उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता है, तुम समझ लो, समझा सकता हूँ, इजाजत है। सर आपका नहीं कुछ कह रहा है, अपने टीचर की बुराई कर रहा है। उनकी करनी बनती किसी की है। भी, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। Describe and explain two ways in which a diagram representing the waves with a greater frequency differs from the figure 6.2। अगर यहाँ पे हम greater frequency की waves यूज करेंगे उसका मतलब क्या, उसकी wavelength और smaller होगी, और wavelength जितनी smaller होती है उसके अंदर हमारे पास जो है smaller wavelength leads to अब हमें बिगर चाहिए होती है डिफरेंस। bigger wavelengths हमें चाहिए, ठीक है। हम जब refractions की बात करते हैं तो हम लोगों को बिगर वेवलेंथ चाहिए, अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है विच मीन्स वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम होगी, और जब वेवलेंथ कम होती है तो डायफ्रेक्शन हमारे पास क्या होगी, डायफ्रेक्शन, लेस डायफ्रेक्शन होगा, और क्या पॉइंट हो सकता है हमारे पास, लेस सर्कुलर की बात कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा तो हमारे पास उस और कोई पॉइंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी लार्जर होने का मतलब ये है कि वेवलेंथ स्मॉलर है तो लेस डायफ्रेक्शन होगा, तो हाँ हद से ज्यादा हम ये लिख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होगी, इसके वजह से डायफ्रेक्शन हमारे पास लेस हो जाएगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ रहा है ये, फिर उसने कहा रे ब्लू लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिज्म। अच्छा, ये ग्रीन लाइट है, तो हमें पता है ब्लू लाइट हमेशा उससे क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, तो हम यहाँ से उससे नीचे एक बना देंगे और फिर यहाँ से और एक नीचे बना देंगे। वेब ग्योर वाला पैटर्न आपने याद रखना है। वेब ग्योर जो होता है हमारे पास, ब्लू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और ग्रीन उससे ऊपर ही आ रहा है ना, हाँ तो ब्लू ग्रीन से नीचे बनेगा, ठीक है। रेड हमेशा ऊपर, वॉलेट हमेशा नीचे, और स्किन बिटवीन के कलर्स को उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। फ्रीक्वेंसी उसने बोला हुआ है, उसने हमें वेवलेंथ दे दी है, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लाइट है तो वी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸, और वेवलेंथ उसने हमें दी दी है, वो पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जी। फिर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट सवाल में उसने हमें क्या दिया हुआ है, बस यही है। हाँ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। ये खत्म हो गया यहीं पे। अब आ जाता है 4.3। 4.3 के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा जी, उन्होंने क्रस्ट दिया हुआ है, हार्बरस ने हमें दिया हुआ है, अब यहाँ से वो है तो वेवलेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, सर्कुलर भी हमें बनाने हैं और रिफ्लेक्शंस भी बनानी है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। सर इसमें यहाँ से वेवलेंथ सेम होनी चाहिए ना। हाँ, टकरा के वापस आएंगी। अब मुझे नहीं पता ये दोनों काम करने को बोल रहे हैं कि ये ड्रॉ 3 वेव इन द हार्बर, हाँ, ब्लू वाली बना देनी है। एन अदर हार्बर हैज अ मच वाइडर गैप, अगर गैप को वाइडर कर देंगे तो डायफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
हाँ, नहीं, डिक्रीज डिक्रीज कम होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज होगी और लेस सर्कुलर वेवफ्रंट्स बनेंगे। बस हम ये वाली बात उसको बता रहे हैं, ठीक है, डायफ्रेक्शन लेस और वो वाली चीज। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है? उसने हमें वेवलेंथ दी हुई, फ्रीक्वेंसी सॉरी स्पीड दी हुई, फ्रीक्वेंसी दी हुई, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। ओके। जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगेन हम वही करेंगे, passes थ्रू फोकस लेंस के सेंटर से जहाँ पे इमेज बनेगा वहां पे बना देंगे। उसने 3.5 बताया हुआ है, तो स्केल को रख के दोनों साइड पे 3.5 की पहले लाइन बनानी है, और क्लियरली ऑब्जेक्ट उसके आउटसाइड ही है, तो वो बन जाएगा हमारे पास। उसने कहा ड्रॉ थ्री रेज टू लोकेट द इमेज। अगर थ्री रेज है, तीसरी रे कहाँ पे आएगी? passes थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इमेज हमारे पास क्या होगा अब हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे ही बना दिया है। पता नहीं 3.5 यहाँ तक उसके इनसाइड बन रहा है या आउटसाइड बन रहा है। देख लेते हैं कहीं उसने इमेज दिया हुआ है? नहीं, उसने नहीं बताया हुआ। सो अगर इन 3.5 के इनसाइड बन रहा हुआ तो देख लेना, अगर 3.5 के आउटसाइड बन रहा हुआ तो ये क्लियरली क्या होगा? रियल, डिमिनिश। इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, क्योंकि देखो 3.5 हद से यहाँ पे बनेगा तो उसके करीब करीब भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना। हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि वी आर गोइंग टू शो द वेव्स इन सच अ वे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू फोकस पॉइंट तो इमेज हमेशा क्या बनता है? इनलार्ज बनता है। इफ ऑब्जेक्ट इज फर्दर अवे फ्रॉम द फोकस पॉइंट तो इमेज जो है वो स्मॉलर बनता है। ओके। सर मतलब अगर 2F और F के बीच में है तो फिर enlarged। Let's not discuss the F and 2F thing. We do not need to memorize that. How many times do I have to tell you that? It's difficult. I'm giving you an easy escape from there. If the object is closer to F, in image is enlarged. If F object is further apart from, ये ज्यादा आसान है, ये रट्टा मारना आसान है। ये नहीं, रट्टा मारना आसान है, रट्टा मारना, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अ स्टूडेंट इज इनकरेक्टली दैट दिस लेंस इज बीइंग यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हाउ इमेज इज गोइंग टू बी डिफरेंट? तो अगर इमेज मैग्नीफाइंग का है तो वो वर्चुअल होगा, और क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा, और क्या होगा? अपराइट लार्ज। होगा। अपराइट होगा। उसने कहा कि स्टूडेंट मूव्स द ऑब्जेक्ट टू अ पोजीशन पी सो दैट द लेंस शोन इन फिगर 6.1 एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मार्क अ पोजीशन फॉर पी। तो ऑब्वियसली हम लोग इनसाइड कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। मूव्स द ऑब्जेक्ट टू अ पोजीशन पी, हाँ, पी है तो हम इसको पी लिख देंगे क्योंकि इट शुड बी इनसाइड द फोकस पॉइंट। ओके। ओके। अच्छा जी, अब विंटर्स पे आ जाते हैं। विंटर्स का पहला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है? ये उसने एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस फॉर अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम लोगों ने बात की हुई है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कि वेयर रेज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, और कन्वर्ज वेयर रेज कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस, तो उस पॉइंट को जो है हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कि पैरेलल रेज कन्वर्जेस एट दैट पॉइंट। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द फोकल लेंथ। इसके बाद क्या है? इमेज ड्रॉ करना है। इसकी इमेज ड्रॉ करने की सबसे पहले टेक्निक ये होती है कि आपने दोनों की पीक्स को आपस में मैच कर देना। यहां से हमें पता चल जाएगा लेंस का सेंटर कहाँ पे बनना है, ठीक है। अगला काम क्या करना है? हमें पता है कि ये रे एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसने कहाँ जाके मीट करना है? ये यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इसका क्या है? फोकस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट एंड इमेज बना के दिए हुए थे। इज इट क्लियर? जी। अब यस सर। यहाँ से यहाँ के बॉक्सेस काउंट कर लेना कितने बन रहे हैं। लेट्स से अगर हम रफ एस्टिमेट करें तो ये 1 2 3 3.5 करके कुछ बनेगा, क्योंकि हमने बहुत रफ डायग्राम बनाई है ना। आप तो स्केल डायग्राम्स बनाओगे तो उसमें कर लेना 3 to 4 के दरम्यान में उसकी फोकल लेंथ जो है वो लाई कर रही होगी। फिर उसने बोला है कि यह है मिरर में इमेज कैसे दिखेगा। तो हम लोगों ने मिरर में पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड होता है। इसको आपने बिल्कुल नीचे की तरफ, इसको एक तो बेंड भी करना है और लेटरल इन्वर्ट भी करना है। तो डाउनवर्ड एंड लेटरल इन्वर्जन पे कौन सा इमेज यहाँ पे बन पा रहा है?
ये, ठीक है। ये इसको आप इसको उस तरफ मूव करो तो ये वाला इमेज बनना था, ये हमें पता है इन दोनों में से कोई आना था। अब हमें पता है कि वो फॉल भी करेगा टू द अदर पेज, तो इसको आप पेज को बेंड करो, इमेजिन यू आर बेंडिंग दिस पेज, तो कैसा इमेज बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, दूसरा, चौथा। बेंडिंग दिस पेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो फोर्थ बनेगा, और लेटर इन वही है तो हमें पता ही पता है कैसे होनी है। तो वो अब उसने कहा आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दिस इमेज अपीयर्स लाइक दिस, तो हम लोगों ने बात करनी है क्योंकि वो इन रिवर्स लेटर लेटर इन वही होनी है हमारे पास, तो इस वजह से हम लोग करेंगे, उसकी रीजनिंग हमारे पास ये बनेगी, क्योंकि उसमें लेटर इन वही होती है हमारे पास। फिर उसने बोला है स्टेट द नेम ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स। अब ये गामा है, एक्सरे है, तो ये अल्ट्रावायलेट होगी, ये इंफ्रारेड रे होगी, और ये रेडियो वेव होगी। हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन होती है, जिसकी सबसे ज्यादा बिगर वेवलेंथ होती है, तो ये एल वाला सेक्शन वो बनेगा। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, रेडियो वेव्स, रेडियो नहीं, क्या होता है, रेडियो, सॉरी रेडियो ही होता है, रेडियो होता है, ये रेडियो वेव्स हो जाएगी हमारे पास। फिर हमारे पास क्या बन रहा है इसके अंदर, और नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है एक्सरे की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगेन एफ फाइंड आउट करना है, तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो वी ओवर लेमडा बन जाएगा, है ना, वी इज इक्वल, हाँ ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मेडिकल यूज ऑफ एक्सरे, तो हमें पता है कि फ्रैक्चर बोन के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, और ये तमाम फैक्टर्स को हम लोग देख लेंगे। और जो है वहां पे 3 मार्क्स का है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोन्स हैं वो जो है लाइटर अपीयर होती हैं, और जो फ्लैश है वो डार्कर अपीयर होता है, इससे हम इजीली उसको देख पाते हैं, क्योंकि फ्लैश जो है वो बाईपास करा देता है, मतलब वो पास थ्रू करवा देता है एक्सरेज को, बोन्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इस वजह से, और हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाता है। तो देखिए स्टेट वन रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन यूजिंग एक्सरेज। एक्सरे को यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नहीं सॉरी, स्टेट वन रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन, बिकॉज इट कुड कॉज बर्न्स, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इट कुड डैमेज द सेल्स, डीएनए का इशू हो सकता है, इट कुड कॉज ट्यूमर ड्यू टू द म्यूटेशन, तो बर्न्स भी कॉज हो सकते हैं, दैट इज व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट ऑल द टाइम। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, ओके। उसने कहा है कि सेंटर ऑफ कंप्रेशन विद लेटर सी, तो सेंटर हमारे पास लेटर सी ये बनेगा, ये भी लेटर सी बनेगा, रेयर फ्रैक्शन हमारे पास ये बनेगा, सॉरी आर, और रेयर फ्रैक्शन आर ये बनेगा। स्टेट वन वेवलेंथ विद डबल एरो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे, डबल एरो बना देना इसको, और वेवलेंथ हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हम पीछे करके आए हैं, 1500 होती है। उसने वेवलेंथ हमें बताई भी, एफ फाइंड आउट करना है, स्पीड हम यही वाली यूज करेंगे, पुट करके आंसर निकाल लेंगे। स्टेट एक्सप्लेन वेदर द साउंड सी इज अल्ट्रासाउंड, तो जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी इफ इट्स ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज तो हम कह देंगे वो अल्ट्रासाउंड, इफ इट्स नॉट तो हम कहेंगे इट्स अ नॉर्मल साउंड। अब यहाँ पे वेव आ रही है, उसने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑन फिगर एक्यूरेटली ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे विद इन द प्रिज्म फ्रॉम रे ए बी, यहाँ से हम लोग वो ड्रॉ कर लेंगे, उसमें इट वुड बी बेंडिंग, ये स्ट्रेट रे सीधी ले जाओ तो उससे नीचे की तरफ ही बननी है, तो रिफ्लेक्शन होनी है हमारे पास, तो इनसाइड की तरफ बेंडिंग होनी है। माइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसने हमें आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और क्या क्या डेटा दिया हुआ है, यू विल नीड टू मेक मेजरमेंट्स ऑन, चलो मेजरमेंट्स निकाल लेना वहां पे आए, और उसके अंदर तो कहीं पे लिखा हुआ है कि टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन हो रही है, डिड इट मेंशन कि टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन हो रही है। दिया हुआ है, और नॉर्मल बना के साइन आई निकाल सकते हैं। हाँ उसने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मुझे पता है। अब चूंकि उसने हमें कहा है कि हम इसको हम यहाँ पे रख के ये निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से आई भी आ जाएगा, और फिर दूसरे पार्ट में उसी को पुट करके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे, एंड इज इक्वल टू साइन आई, और साइन आर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि उससे उसमें जा रहा है, क्योंकि यू विल नीड टू मेक मेजरमेंट्स वाला सेक्शन उसने बोला हुआ, सो वी नीड टू फॉलो दैट पार्ट, ठीक है। और उसने क्या एक्यूरेटली मेजरमेंट्स करें तो हम उसके लिए निकाल लेंगे इसकी प्रॉब्लम। एक्स के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके ऐसे रेज ले जा रही हूँ, मेक श्योर कि ये और ये तकरीबन बराबर दिखने चाहिए विजुअली।
अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव इज स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट। आपको पता है हमने दो माइक्रोफोन्स बना देने हैं, अटैच टू द टाइमर, प्लेस एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। वहां से डी निकाल लेना है, टाइम हमने ऑन एंड ऑफ होकर यहाँ से टाइम निकाल लेना है, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। वही साउंड का जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है वो पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लेना है, छाप देना है पूरा। ठीक है। We'll use two microphones attached to the end of the timer. The first microphone would start on the timer. The second microphone would stop the timer. We'll get the time difference from the digital stopwatch, and we'll measure the distance between the two microphones. Make sure the microphones are placed as much as further apart, और वो सारी theories में ऐड कर देंगे। तो देखिए suggest why light and sound waves have behave differently। एक तो सबसे पहले ये कि सॉरी उसने कहा है साउंड वेव्स ऑफ फ्रॉम टेलीविजन डिफ्लेक्टेड थ्रू, ये वही वाली रीजनिंग कि साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, बिगर होती है, तो डायफ्लेक्शन वो डायफ्लेक्ट हो पाएगा। लाइट की वेवलेंथ चूंकि स्मॉलर होती है वो डायफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने इस केस में अब उसने यहाँ से हमें इसको वेव को कंप्लीट करने को बोला है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे बेंडिंग होगी, और फिर यहाँ से उसने फर्दर ऑन बेंड होना है। तो यहाँ पे उसने हमें पाथ आउटर दिया हुआ है, हमें इनर बना के देना है हमारे पास ऐसे। फिर ऐसे थोड़ा सा बना देना, मैंने थोड़ा सीधा सीधा बहुत ही बना दिया। ये वाला सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। उसने चूंकि ये आपकी स्ट्रेट रेस ने ऐसे जाया था, उस थोड़ा सा नीचे की तरफ बना देना। उसके बाद ये उससे थोड़ा सा और नीचे की तरफ, ये ऐसे जाता तो इससे नीचे ये बन गया, तो ये रेस बना देना। ठीक है। Bending, reflection, reflection. The green is monochromatic, stated in terms of wave property। वो monochromatic का मतलब क्या होता है, light of single wavelength। Speed of light in air कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ दिया हुआ है, F इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे, पुट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट एन इज इक्वल्स टू सी ओवर वी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेंगे। एन की जगह पे 1.52 आ जाएगा, सी की जगह पे 3 into 10 raised to power 8 आ जाएगा, रीअरेंज करेंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। लेट मी, अच्छा जी, फिर उन्होंने बोला है कि द फुल स्केल डायग्राम है, एन को पुट किया हुआ है, थिन कन्वर्जिंग लेंस है, एल इज रिप्रेजेंट अ लेंस, फोकस रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स वायर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द लेंस, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो हमें पता है जब रेज ऑफ लाइट लेंस में से पास आउट होंगी, व्हाट वुड हैपन टू देम, दे वुड डायफ्रेक्ट टुवर्ड्स द सॉरी, दे वुड रिफ्रेक्ट, कन्वर्ज करेंगी एंड दे वुड मीट एट अ पॉइंट। First converging lens, how the converging lens. Up since the question is of 5 marks, sorry, 4 marks, so be careful while using what you are going to give in detail. तो उसमें आप डिस्कशन की तरफ ध्यान देना कि उसके अंदर आपने पहला पहला पॉइंट तो यही आप डिस्कस करोगे ना कि दे कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। ठीक है। ऑल राइट, जो है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे वुड मीट एट अ पॉइंट, और वहां पे जो है वो इमेज को फॉर्म करेंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट उसने क्वेश्चन, बस ये है कि कन्वर्जेस, दे मीट एट अ पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ऑन मार्क लेवल एफ फॉर टू प्रिंसिपल फोकस ऑन ईच, उसने प्रिंसिपल फोकस बताया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर उसने बताया हुआ है, तो ये 1, 2 एंड 3 ये बन जाएगा, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनसाइड द फोकल लेंथ, तो वर्चुअल इमेज बनेगा हमारे पास। बाय ड्राइंग ऑन फिगर द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑफ वो बना लेते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल, तो क्लियरली वो वर्चुअल होगा क्योंकि इट्स इनसाइड द फोकस। स्टेट द नेम गिवन टू द लेंस व्हेन इट इज यूज्ड इन दिस वे, तो हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम देते हैं। और बाकी सब ठीक है। जहां तक बात आ जाती है लेंस वो बनाने की, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस पासेस थ्रू दी, वो सेंटर से जाता है, गोज अनडिफ्लेक्टेड, हमने इनको ट्रेस बैक करना है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा वो हमारा जो है वो हो जाएगा। फिर ये मैग्नेट्स आ गए, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ये 37 है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी,
37 होगी। एक्सप्लेन व्हाई लाइट डज नॉट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट एंटर्स प्लास्टिक, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब भी लाइट एंटर होती है इट गोज अनडिफ्लेक्टेड। या दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और पैरेलल टू नॉर्मल का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जब भी कोई लाइट पैरेलल टू नॉर्मल इंटर होती है इट गोज अनडिफ्लेक्टेड। तो उसने कहा एट एम द एंगल बिटवीन द रेड लाइट इन द प्लास्टिक एंड नॉर्मल इज 37, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। 4 मार्क्स हैं क्लियरली। पहले हमें एन इज इक्वल टू सी ओवर वी का फॉर्मूला लगा के एन कैलकुलेट करना है, फिर एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर लगा के दूसरा एंगल हमें कैलकुलेट करना है। बोले कि नहीं, एन इज इक्वल टू पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के, बल्कि सॉरी, वी उसने हमें दिया हुआ है, एन हमारे पास है ही नहीं। साइन आई ओवर साइन आर लगा के हम लोगों को पहले, या नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो एन इज इक्वल टू 1/sin c का फॉर्मूला लगा के हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ओके। एन इज इक्वल टू 1/sin c का फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, ठीक है, फिर उसके अदरवाइज हम बाद। लोगों एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ए दैट्स, 3 टाइम। ठीक है। तो 4 मार्क्स का सवाल है। क्लियरली इसकी इंडिकेशन ये है कि हमें दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। मतलब एंड पे ओके। 3 टाइम्स 10 पावर 8 ओवर n। हाँ, ओवर एन करके हम लोग आंसर निकालेंगे। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट में, वो हमसे क्या पूछ रहा है। In plastic, blue light travels slightly slower than the red light, so the critical angle for blue light is smaller than the critical angle for red light. The laser that emits red light is replaced by the one that emits now enters the P at hits the edge at M. Explain what happens to the, अगर उसका critical angle smaller than वो है तो उसकी total internal reflection नहीं होगी। इसके अलावा क्या और बात हो सकती है। It would go straight into the next medium, और उसकी बेंडिंग हमारे पास नहीं होगी, और हम उसके हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि क्रिटिकल एंगल उसका लेस देन वो है ना, अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेटर जो है क्रिटिकल एंगल्स तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ब्लू लाइट जो है, बल्कि नहीं सॉरी, नहीं सर, सेम होगा टोटल ना इंटरनल क्योंकि रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल फिर भी उससे बड़ा बन रहा है।